बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। न्यू बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं। आज हम फिज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। तो बेटा, जिस तरह हम चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने सीखा कि पुश और पुल को ही सादा लफ्ज़ों में फोर्स बोलते हैं, तो इसका आप जवाब लिखेंगे, फॉलोइंग चेंजेस में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। नंबर वन है, फोर्स में चेंज ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से वो मोशन में आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा चेंज फोर्स ला सकती है वो है, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फर्ज करें एक मूविंग बॉडी है, तो हम उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स लगा सकते हैं। इसी तरह कोई बॉडी रेस्ट में है, तब भी हम फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस मूविंग बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी हम फोर्स यूज कर सकते हैं। अगर तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो स्पीड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए, तो स्पीड ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होगी। क्लियर? आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो बेटा, कांटेक्ट फोर्स जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो इसकी 5 एग्जांपल्स हमने देनी है। तो नंबर 1 पे आएगा हमारे पास फ्रिक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है। इसी तरह नंबर 2 पे आ रहा है एयर रेजिस्टेंस। एयर जो किसी भी बॉडी के मोशन में रुकावट डालती है, इसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। इलास्टिक फोर्स जो कि स्प्रिंग वगैरह में पाई जाती है और मटेरियल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाने में मदद देती है। नंबर 4 पे आता है टेंशन। जब भी हम रोप में लोड अप्लाई करेंगे या फिर कोई फोर्स लगाएंगे, तो रस्सी में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं टेंशन। इसी तरह नॉर्मल फोर्स आज की हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है, जो कि एक रिएक्शन फोर्स है जो कि सरफेस ऑब्जेक्ट पर लगा रही होती है। तो ये थी हमारे पास कांटेक्ट फोर्स की 5 एग्जाम्पल्स। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, an object moves with constant velocity in free space. How long will the object continue to move with this velocity? न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि फ्री स्पेस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है।
तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन में ही रहेगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, a body continues to move for an infinite time. An object will maintain its constant velocity without any change unless acted upon by an outside force. फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो बेटा, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ही इम्पल्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied to an object and the time interval over which that force acts is called impulse of force, जिसमें हमारे पास एक जो है लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बॉडी पर अमल दरामद करती है। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो एफ क्रॉस डेल टी इक्वल होगा मोमेंटम के एम डेल वी, जो कि इक्वल होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्लियर? क्वेश्चन 5 है, व्हाई हैज नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैज प्रूव्ड ऑन अर्थ। तो बेटा याद रखिएगा कि जमीन की सतह पर हमेशा फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस हर जगह मौजूद होती है, जिसकी वजह से न्यूटन के लॉज आइडियली वर्क नहीं करते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह लिखेंगे, एज वी कैन नॉट रिमूव external forces like air resistance and frictional forces, thus preventing an object to maintain a constant motion। तो आपने देखा होगा कि जो भी बॉडी मूव कर रही है वो कुछ देर के बाद रुक जाती है, तो इसकी वजह मेन होती है मौजूद मुख्तलिफ रिटार्डिंग फोर्सेस, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस और एयर रेजिस्टेंस आ जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन सिटिंग इन अ कार which suddenly accelerates from rest, you are pushed back into the seat. Why? जब भी कार, रुकी हुई कार अचानक चलती है तो आप पीछे की तरफ पुश होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी जो मेन रीज़न है वो हम अपने इनर्शिया की वजह से पीछे की तरफ पुश होते हैं। क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहती है। लोअर पार्ट बॉडी का क्योंकि गाड़ी के साथ इन कांटेक्ट होता है, वो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अपर पार्ट जो कि हमारा पीछे की तरफ जाता है, उसकी मेन रीजन यही है इनर्शिया की वजह से। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन अ कार सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट बिकॉज ऑफ योर बॉडी inertia, which is the tendency to remain at rest unless acted upon some external force. Clear? Question 7 है, the force expressed in Newton's second law is a net force. Why is it so? तो यहाँ याद रखिएगा, हो सकता है कि एक बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस एक से जायद हों। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो नेट फोर्स के प्रोपोर्शनल है। जैसा कि बताया गया है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज ए नेट फोर्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ all the forces acting on an object। एट्थ क्वेश्चन है, how can you show that rolling friction is less than the sliding friction? तो यहाँ याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि रोलिंग फ्रिक्शन में क्योंकि
एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेसर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं कि आप सिंपली क्या करेंगे कि पुश अ ब्लॉक अक्रॉस अ सरफेस while sliding it, then compare the force needed to push the same block while rolling it on the cylindrical objects like pencil, observing that significantly less force is required for rolling motion, indicating lower friction. एक ब्लॉक को सबसे पहले आपने डायरेक्टली पुश करके देखना है, उसके बाद उसको टायर्स पर या फिर किसी रोलिंग बॉडी पर, जैसा कि बताया गया है कि पेंसिल पर रोल करवा के देख लेना है, तो आप ये महसूस करेंगे कि दूसरे केस में, रोलिंग फ्रिक्शन वाले केस में, फ्रिक्शन कम होगी एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी ब्लॉक पर टायर्स लगा दिए जाएं या फिर कोई रोलिंग बॉडी उसके ऊपर रख दी जाए, तो उसकी फ्रिक्शन कदरे कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। क्लियर? क्वेश्चन 9 है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब भी आपकी ड्रैग फोर्स बैलेंस होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो कि एक फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू इट्स स्पेसशिप बाय फायरिंग ए हैंड रॉकेट। इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। तो इसका आंसर है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रॉकेट फायर करेगा, ताकि वो स्पेस स्टेशनशिप की तरफ मूव कर जाए। तो आप कुछ लिखेंगे इस तरह, इफ एन एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम द स्पेसशिप wants to return to its spaceship, he can do so by throwing something in a direction opposite to that in what the spaceship is moving. When the astronaut throws some object away from the spaceship, he himself will recoil, i.e., will move in the opposite direction. Due to this, the astronaut will move towards the spaceship. Clear?